हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो ये मेन अपना जो पैसा है वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस फंड की सारी डिटेल्स, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ये किन कंपनीज में और किन सेक्टर्स में मेजर पैसा लगाता है, और हम साथ में इसकी पास्ट रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है और ये अपना जो मेजर पैसा है ये टॉप 100 कंपनीज में मेजरली इन्वेस्ट करता है। वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी 50 TRI इसका बेंचमार्क है। वहीं अगर हम टोटल इसके पोर्टफोलियो पे यहाँ पर नजर डालते हैं तो टोटल 41 कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी चल रही हैं। और अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम इसके फंड मैनेजर पे यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो मिस्टर श्रेयस देवलकर जी मैनेज कर रहे हैं, जो नवंबर 2016 से ये फंड मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो जाती है, जब एक फंड को सेम ही फंड मैनेजर बहुत लंबे टाइम से मैनेज करता है तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी एक अच्छी हमें दिखती है। उसके अलावा मिस्टर हितेश दास जी ने भी यहाँ पर नवंबर 2020 में इस फंड को यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं अगर हम बात करें इसकी फंड साइज की तो इसका फंड साइज 27,000 करोड़ के आसपास चला गया है। तो यहाँ पर जो माना जाता है कि 20,000 करोड़ से अगर ज़्यादा कोई फंड का साइज हो गया है तो वो एक थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है उस फंड में इन्वेस्ट करने पे। उसका रीजन मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में बताने भी वाला हूं। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप के हिसाब से लोकेशन देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 98.1% पैसा लगाया हुआ है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ये कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क ये फंड लेकर चलता है कि ये सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट नहीं यहाँ पर ये फंड कर रहा। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 0.5% की एक्सपेंस रेशो इस फंड की चल रही है, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.1% से काफी अच्छी है। तो ये फंड काफी सस्ता है अगर हम एक्सपेंस रेशो की यहाँ पर बात करते हैं। अब अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लेते हैं तो 10% तक की आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। और अगर आप 10% से ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% यहाँ पर एग्जिट लोड देना होगा। और एक साल के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की रिस्क रेशोज क्या बता रही हैं इस फंड के बारे में। तो अब अगर हम इस फंड की रिस्क रेशोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 18.34 चल रही है। वहीं इसकी शार्प रेशो 0.68 है और इसकी जो टर्नओवर रेशो है वो 48% चल रही है। वहीं अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 17.52 है कैटेगरी एवरेज की। दोस्तों किसी भी फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतना ही ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर ये फंड जो है ये थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है कैटेगरी एवरेज फंड से। वहीं अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो शार्प रेशो ये दिखाता है कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी अच्छी दे पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है रेशो ये उतना ही अच्छा एक फंड की रिस्क कैपेसिटी यहाँ पर दिखाती है। तो ये फंड यहाँ पर अच्छा लग रहा है शार्प रेशो के मामले में। वहीं टर्नओवर रेशो ये बताती है कि एक फंड कितना अपनी सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और ये जितना कम होता है उतनी ही ज्यादा एक फंड की कन्विक्शन दिखाता है कि वो किसी कंपनी को अपने फंड में ऐड करके कितने लंबे टाइम तक रख रहा है। तो यहाँ पर 48% की टर्नओवर रेशो काफी अच्छी मुझे लगती है। जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी ज्यादा एक फंड की स्टेबिलिटी यहाँ पर हमें दिखती है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड के अगर आप मेजरली सारे ही फंड्स देखेंगे तो वहां पर आपको यही देखने को मिलेगा कि इनकी टर्नओवर रेशो जो है ये कम ही अमूमन रहती है। अब आइए दोस्तों हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम इस फंड के सेक्टर्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो मेजरली इसका जो सबसे ज्यादा पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में 40% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है 17.5% के आसपास। उसके बाद हेल्थ केयर में भी यहाँ पर 6.5% पैसा दिख रहा है। उसके अलावा सर्विस और FMCG सेक्टर में भी 5% पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये चीज एक फंड की इसमें रिस्क बढ़ जाता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 40% पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मेजर जो इसका रिलायंस है वो इसका फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा हमें दिख रहा है। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा 17.5% का पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा इसने इन बाकी 3 सेक्टर्स में काफी कम पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 60% के आसपास इसने पैसा सिर्फ ये 2 सेक्टर्स में ही यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनीज पे इसकी बात करें टॉप 10 तो सबसे ज्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में लगाया हुआ है 9% के आसपास। उसके अलावा इन्फोसिस में 9% और बजाज फाइनेंस
फाइनेंस में भी 8.5% के आसपास पैसा यहाँ पर दिख रहा है। वहीं आईसीआईसी बैंक में भी इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और टीसीएस में 7%। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी यहाँ पर 6% के आसपास पैसा दिख रहा है। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी और दिव्यज लैब जैसी कंपनीज में यहाँ पर इसने मेजर अपना पैसा लगाया हुआ है। तो इसके अगर हम टॉप 10 कंपनीज भी दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर मेजर जो डोमिनेंस है वो बैंकिंग सेक्टर का यहाँ पर दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन दिख। तो टॉप 10 कंपनीज में मेजरली इन्हीं सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको टर्नओवर रेशियो भी इसकी दिखाई थी, तो अगर मैं इसकी ये जो टॉप 10 होल्डिंग्स है इसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो टॉप 10 इसकी होल्डिंग्स है ये बहुत पुरानी इसकी होल्डिंग्स है। इनमें से कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर ये नहीं देखने को मिलेगा कि 2019, 20 या 21 में इसने ऐड की है। आप अगर देखेंगे एचडीएफसी बैंक है, ये जनवरी 2010 से इसके पोर्टफोलियो में है। उसके अलावा इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस 2017 से इसके पोर्टफोलियो में है। कोटक महिंद्रा 2011 से इसके पोर्टफोलियो में है। एचडीएफसी 2015 से इसके पोर्टफोलियो में है। तो ये सारी कंपनीज ने बहुत ही लंबे टाइम से अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड की हुई है। तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन 10 कंपनीज में ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये 10 कंपनीज आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो फंड है इसने मेजरली जो कन्विक्शन है ये 10 कंपनीज में आपको दिख रही है। और अगर हम पिछले 1 साल में इन 10 कंपनीज में इसकी एलोकेशन को भी यहाँ पर देखते हैं तो लगभग इसने एलोकेशन अपनी ज़्यादा घटाई बढ़ाई नहीं है। बस रिसेंट में इसने आईसीआईसी बैंक में अपनी जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, लगभग डबल कर दी है। लेकिन मेजरली वही कंपनीज में इसने लगभग एक जैसी होल्डिंग यहाँ पर रखी है। तो अगर ये अपनी स्ट्रेटेजी को सेम रखता है तो आने वाले टाइम में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये मानकर चलिए, अगर आपको ये 10 कंपनीज लगता है आगे अच्छा करेंगी तो ये फंड भी उनके साथ अच्छा करेगा। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न्स कैसी जनरेट की है। अब अगर हम इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपये आपके 23,000 रुपये इस फंड ने बना दिए हैं। वहीं अगर आपने इस फंड में जनवरी 2013 में ही पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपये आपके 38,000 रुपये इस फंड ने बना दिए हैं, यानी कि 17% की पर एनम की रिटर्न इस फंड ने पिछले 8 सालों में जनरेट की है, जो दोस्तों एक बहुत अच्छी रिटर्न है। और 5 सालों में इसने 15% के आसपास रिटर्न जनरेट की है। वहीं 1 साल में 49% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। वहीं अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करें तो अगर आप 1,000 रुपये से इस फंड में पैसा लगा रहे होते तो 5 सालों में वो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 99,000 के आसपास बना दी है। 20% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। तो दोस्तों अगर हम 5 सालों में इस फंड की रिटर्न देखते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप फंड्स। हालांकि ये फंड 1-2 सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं दे पा रहा है। अब दोस्तों किसी भी फंड के अगर आपको परफॉर्मेंस को वेरीफाई करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको बेंचमार्क को वो कितना कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है। तो अब अगर हम इसकी रिटर्न को कंपेयर करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 के साथ तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। इस फंड ने 48% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 54% की रिटर्न यहाँ पर जनरेट की है। वहीं 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म में ये फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है 1-1.5 साल में, लेकिन 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अच्छी रिटर्न दे रहा है। उसका रीजन यही है कि ये अपनी कंपनीज में ज्यादा चेंजेस नहीं करता है टाइम के साथ, और ये कुछ कंपनीज हैं जिनमें ज्यादा कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करता है। और थोड़ा इस फंड को नुकसान अपने बढ़ते हुए एसेट अंडर मैनेजमेंट से भी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये फंड अपने पोर्टफोलियो में 25-26 कंपनीज को रखता था, लेकिन अब रिसेंटली इसको ज्यादा अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए और ज्यादा कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना पड़ा है। तो 25 से इसने अपनी जो कंपनीज हैं वो 41 तक धीरे धीरे शिफ्ट कर दी है। तो यहाँ पर इसकी जो डाइल्यूशन है वो भी हमें इसके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। वहीं 1 और 2 सालों में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अब आगे आने वाले टाइम में भी इस फंड के पास यही चैलेंज आने वाला है कि ये जो अपना बढ़ता हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज करे इस तरीके से कि इसकी रिटर्न पे भी इफेक्ट ना आए। अभी तो इसको इस रिटर्न पे इफेक्ट आ रहा है, ये हमें साफ इसकी रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5-7 सालों के लिए, तो ही आप इस फंड की तरफ देखें, क्योंकि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी यही रहने वाली है कि आगे 5-7 सालों के हिसाब से ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।